Hello everyone, welcome to my sir classes. Solid state का लेक्चर नंबर 4 पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एससीसी बीसीसी एफसीसी हमने लेक्चर नंबर 3 में किया था। आपने नहीं देखा है तो उसको भी देख लेना। लेक्चर नंबर 1 2 3 ऑलरेडी सॉलिड स्टेट का अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एचसीपी। देखिए एचसीपी स्ट्रक्चर क्या होता है, ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में 3D मॉडल से भी दिखाया था। नीचे ए लेयर होती है, फिर बी लेयर होता है, फिर ए लेयर होता है। इसका मॉडल 3D में देखेंगे तो कुछ इस तरह का होता है। देखो ये है, पहले ए लेयर है पार्टिकल्स की, जो नीचे हेक्सागन दिख रहा है आपको, फिर उसके बाद ये बी लेयर है और उसके बाद फिर से ए लेयर होता है। दिस इज कॉल्ड एचसीपी यूनिट सेल। ठीक है, अब इसका पैकिंग फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फॉर्मूला ऑलरेडी आपको बता रखा है, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम दैट हैज बीन ऑक्यूपाइड बाय द लैटिस पॉइंट्स। ठीक है, ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये फॉर्मूला लेक्चर नंबर 3 में डिस्कस कर दिया था। टाइम सेव करने के लिए देखिए स्ट्रक्चर ऑलरेडी बनाया हुआ है। नीचे ए लेयर, ऊपर बी और फिर से ए लेयर है। तो देखो नीचे एक हेक्सागन हो गया और ये पार्टिकल इस तरह से रखे हुए हैं। तो देखिए जहां पे जेड लिखा हुआ है, जेड हमने इस वाले पार्टिकल को माना हुआ है। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे आप इस तरह से, ये वाला पार्टिकल जेड है, ये पॉइंट हमने ए लिखा हुआ है, ये वाला ओ है और ये वाला बी है यहाँ पर, और ऊपर से फिर से ये ऐसे दिखाया हुआ है। और देखिए इस की हाइट को हमने सी सपोज कर लिया हुआ है। ये लेंथ हमने लोअर लेयर से अपर लेयर तक का सी सपोज किया हुआ है, जो वहां पर वो सी से दिखाया हुआ है। और यहां पर देखना, इस लैटिस पॉइंट से ये डायरेक्शन स्मॉल ए है और ये भी डायरेक्शन स्मॉल ए है, ये भी डायरेक्शन स्मॉल ए है। तो जहां पर ए लिखा हुआ है वो भी आपको क्लियर हो रहा होगा कि स्मॉल ए, ये वाला सेम कैसे हो गया। ठीक है, और ये वाला सी है। बाकी आगे भी स्टार्ट करते हैं। इसमें देखना, तो नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट, देखिए नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट में जेड से होता है। और ये देखिए पार्ट मैं आपको इसी वीडियो में अभी प्रूफ करके दिखा दूंगा कि 6 होता है, कैसे होता है। फिलहाल आप आंसर मान लो कि इस न्यूमरेटर का आंसर 6 होता है। न्यूमरेटर हो गया 6, करेक्ट है। देखो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल का कितना फ्रैक्शन लैटिस पॉइंट्स ने ऑक्यूपाइड किया। लैटिस पॉइंट कितना ऑक्यूपाई करेंगे डिपेंड करता है कितने लैटिस पॉइंट है, और एक लैटिस पॉइंट का जो वॉल्यूम होता है, बिकॉज वो एक स्फीयर होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब लिखते हैं। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, देखो ये यूनिट सेल है, जब क्यूबिक क्रिस्टल था तो सिंपली हमने ए क्यूब लिख दिया था, बट वो फॉर्मूला क्यूबिक क्रिस्टल का था, ये हेक्सागोनल क्रिस्टल है। तो ऐसी ज्योमेट्री करते हैं, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ बेस क्या होगा, आप ऐसे देखो, ये ए ओ बी एक ट्राइंगल है, तो बेस में ऐसे 6 ट्राइंगल बनेंगे। देखो ट्राइंगल 1, ऐसा ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3 4 5 6, तो इस तरह के यहां पे 6 ट्राइंगल बनेंगे। तो एरिया ऑफ बेस, ऐसे ना एरिया ऑफ बेस, इसमें देख लेंगे आप, ऐसे 6 ट्राइंगल बन जाएंगे। क्लियर दिख रहा है आपको। तो एरिया ऑफ बेस में 6 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल, हमने एक ट्राइंगल जो नंबर 1 था वो ए ओ बी लिख दिया है, और इंटू हाइट, हाइट हमने सी सपोज किया हुआ है, स्मॉल सी। ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया। अब देखो ये ऊपर तो 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, ये भी मैं आपको अभी इसी वीडियो में प्रूफ करके दिखाऊंगा। फिलहाल इसको मान लेते हैं, ये जो लिखा हुआ है ये होता है √3a²/4। कैसे होता है मैं अभी प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, फिलहाल इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो गया √3a²/4, इसका प्रूफ आपको मिल जाएगा अभी, और इंटू सी। अब देखना फाइनली ये कैलकुलेशन यहां तक आ गया, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो 16 पाई डिवाइडेड बाई 3√3, और बाकी भी पैरामीटर्स बचे r³/a²c। और देखिए इस फैक्टर की भी वैल्यू मैं आपको भी सॉल्व करके दिखाऊंगा। फिलहाल ये 16 पाई बाई 3√3, और ये जो फैक्टर यहां पे लिखा हुआ है दिस वन r³/a²c, इसकी वैल्यू मैं आपको अभी प्रूव करके दिखाऊंगा। ये आती है 1/16 √3 डिवाइडेड बाई √2। देखो कुछ आंसर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं जिससे कि आपको फाइनली आंसर दिख जाए कि हाँ फाइनली 74% कैसे आता है। बीच बीच में जो डाउट्स है कि Z6 कहां से आ गया, ये वाला एरिया इतना कहां से आ गया, सब मैं आपको अभी पूरा करके दिखाऊंगा। पर मैं पहले इसको करूंगा तो फिर आपको बहुत अजीब सा लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, जो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहा हूं उनका प्रूफ आपको अभी मिलेगा। इसकी वैल्यू इतनी आती है। अब देखो से कैंसिल आउट हो गया,
ये इससे कैंसिल आउट 16 से, इससे कैंसिल आउट, तो सिंपली क्या बचा, अब सिंपली यहां पे बचा आपके पास पाई अपॉन, आंसर बचा ये पाई अपॉन 3√2। एंड आप इसको रिकॉल करो, जब आपने एफसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन किया था इससे प्रीवियस वीडियो में, लेक्चर नंबर 3 में किया था ना हमने, प्रीवियस वीडियो में हमने किया था पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ एफसीसी, तो वहां भी यही आंसर आया था π/3√2, और वो सॉल्व करने के कितना आया था 0.74 या 74%। तो इस तरह से ये भी 0.74 या 74% आ जाएगा। तो पहले जल्दी से आप कॉपी कर लो कि पैकिंग फ्रैक्शन HCP का 74% कैसे आता है। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको मैंने यहां पर बता दिया है। अब बस इसमें आपके डाउट से रह जाते हैं क्या, एक तो ये जेड कहां से 6 ले दिया, पहला डाउट ये कंफर्म करेंगे। दूसरा डाउट, ये जो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB है, ट्राइंगल AOB का एरिया ये कहां से आ गया, √3a²/4। और सबसे ज्यादा डाउट इसमें रहा होगा कि ये इसका आंसर कहां से लिख दिया, r³/a²c को हमने 1/16 √3/2 कैसे लिख दिया। तो शायद ये 3 क्वेश्चन यदि हमने आंसर कर लिए तो आपको फिर ये पता चल जाएगा कि हाँ ये आंसर कैसे आ गया। ठीक है, तो पहले कॉपी कर लीजिए, आंसर आ गया है, बस इन 3 क्वेश्चन की हम डिस्कस करेंगे। जल्दी से कॉपी करो उसको। तो ये हो गया पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ HCP। नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं कहां से कर लिया है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये आपने कर लिया। अच्छा एक चीज और देखो, एक्चुअली एक ये भी अप्रोच रहता है कि हेक्सागोनल क्रिस्टल तो ही है, बट जब इसकी यूनिट सेल की बात करते हैं वो इसकी 1/3 होती है। वो कैसे, देखो अब इस डायग्राम को देखो, एक्चुअली यहां पर पहले तो हेक्सागन ही बनाया हुआ था, बट ये जो येलो से मार्क कर दिया है, ध्यान से देखो, ऐसे 3 स्ट्रक्चर आप इसमें निकाल सकते हो। तो बेसिकली एक हेक्सागोनल जो क्रिस्टल होता है वो 3 यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन होता है। तो फिर पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन भी आपको कुछ मॉडिफाई करना होगा। देखो क्या मॉडिफाई करना होगा, जरा सोचो इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे। देखो है तो हेक्सागोनल क्रिस्टल ही, बट हम ये बोलेंगे कि ये जो स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है इसके अंदर 3 यूनिट सेल्स हैं। ऊपर से आप देखो एक पार्ट ऐसे निकाल दोगे अलग, एक पार्ट ऐसे ऊपर अलग, और एक पार्ट ऐसे अलग निकाल दोगे। ठीक है, वो अगले स्ट्रक्चर में दिखाया हुआ था, बट फिलहाल जरा आप इसमें सोचो कहां कहां पे डिफरेंस आएंगे। ये आंसर अभी करेंगे, ठीक है, वो आंसर आएंगे। तो देखिए एक चीज आएगा, जब आपने स्टार्ट किया था कैलकुलेट करना, आपने पैकिंग फ्रैक्शन को कैसे लिखा था, वॉल्यूम ऑफ लैटिस पॉइंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। फिर आपने क्या किया, नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट लिखा इनटू वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट लिखा, और यहां पे लिख दिया था एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये लिखा था। बस अब इसके बाद चेंज आएगा, आपने यहां पे 6 लिखा था, इसको 4/3 πr³ लिख दिया था, और यहां पे लिखा था 6 इंटू √3a²/4 और इंटू c। ये सब क्या था ना। अब बस डिफरेंस देखो कहां पर आएगा, जब आपने बोल दिया कि पूरा क्रिस्टल एक्चुअली 1 यूनिट सेल नहीं, ये 3 यूनिट सेल है, और ये 1 ऑफ द यूनिट सेल है, ये 1 यूनिट सेल है। ये पूरा क्रिस्टल क्या है, ये कंप्लीट क्रिस्टल देखेंगे तो ये 3 यूनिट सेल्स दिखाए हुए हैं यहाँ पर। दीज आर द 3 यूनिट सेल्स। ये तो 3 यूनिट सेल्स है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर तो 3 यूनिट सेल है, जो येलो से मार्क किया हुआ 1 यूनिट सेल है। तो देखो यहां पे चेंज आएगा, अब जेड भी इसका 1/3 हो जाएगा ना। जब आप 1 यूनिट सेल का निकालेंगे पूरे क्रिस्टल में, पूरे स्ट्रक्चर में 6 लैटिस पॉइंट्स थे, तो 1/3 स्ट्रक्चर में 1/3 ही आएंगे ना। और ऐसे नीचे पहले जो आपने वॉल्यूम निकाला था यूनिट सेल का ये वॉल्यूम था, दिस वाज द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। पहले हमने इसको पूरे स्ट्रक्चर को यूनिट सेल बोला था, अब उसके 1/3 पार्ट को यूनिट सेल बोल रहे हैं। तो अब जो वॉल्यूम आएगा वो इस वॉल्यूम का 1/3 तो आएगा। और ध्यान से देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर से सेम कैलकुलेशन बन जाएंगे। अब बीच के स्टेप मैं नहीं करके दिखा रहा, तो फाइनली फिर से आंसर क्या आ जाएगा, π/3√2 ही आ जाएगा। आप चेक कर लेना,
और फिर से हम इसको 0.74 या 74% बोल देंगे, ठीक है ऐसे। अच्छा एक अप्रोच और, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या कॉपी करो। एक अप्रोच और इसका, ठीक है, वो ये देखो, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और होता है, वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और होता है। किसी भी यूनिट सेल का वॉल्यूम जनरली होता है ए बी सी स्क्वायर रूट इनसाइड 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर गामा और +2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और कॉस गामा। आप किसी भी क्रिस्टल का वॉल्यूम, यूनिट सेल का वॉल्यूम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, एनीथिंग, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल। यहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं हेक्सागोनल, और हेक्सागोनल के लिए आपको पता है A इक्वल टू बी होता है बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 90 डिग्री होता है और गामा 120 होता है। अब देखो बिकॉज अल्फा बीटा 90 है तो जहां भी cos 90 बनेगा cos 90 तो 0 हो जाएगा। बाकी देखते हैं क्या टर्म बचता है। तो वॉल्यूम इक्वल टू ए को ए लिखा, बी को बी ए लिख दिया, सी को सी लिखेंगे हम। स्क्वायर रूट के अंदर देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा 0 कॉस स्क्वायर बीटा 0 90 बनेगा, बस ये बचेगा कॉस स्क्वायर गामा, और प्लस के बाद वाला पार्ट भी 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस अल्फा 0 है कॉस बीटा भी 0 है। तो अब ये क्या बना, ए स्क्वायर सी और अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर गामा। ध्यान से देखो ए स्क्वायर सी, ये फॉर्मूला किसका है, साइन स्क्वायर गामा, स्क्वायर रूट से स्क्वायर हट जाएगा तो ए स्क्वायर सी साइन गामा, और गामा कितना है ए स्क्वायर सी साइन 120। और देखो साइन 120 को आप अलग से सिंप्लीफाई करके दिखा देंगे, को ऐसे लिखते हैं साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 मीन्स कॉस 30, और कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। तो बस साइन 120 की वैल्यू आप यहाँ पे √30 यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फाइनली दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल ऑफ HCP। कितना आ गया, ए स्क्वायर सी इंटू √3/2। आप देखो इससे भी हम पैकिंग फ्रैक्शन 74% मैच कर पाएंगे। कैसे, अभी मैं दिखाता हूं आपको। फिलहाल इतना लिखो जल्दी से, इसको फिलहाल कॉपी करो, इसका कैसे यूज करना है पैकिंग फ्रैक्शन में वो देखते हैं। फिलहाल ये अप्लाई करो तो ना आप, ए स्क्वायर सी √3/2 आ गया। ठीक है, कर लिया आपने। अब देखो पैकिंग फ्रैक्शन फिर से एक बार, तीसरा तरीका पैकिंग फ्रैक्शन निकालने का HCP का। पैकिंग फ्रैक्शन का बेसिक क्या लिखा आपने, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय ऑल लैटिस पॉइंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। लैटिस पॉइंट ने कितना ऑक्यूपाइड किया, डिपेंड करता है कितने लैटिस पॉइंट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 लैटिस पॉइंट, और एक यूनिट सेल का वॉल्यूम। अब आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है ए स्क्वायर सी √3/2। तो ये भी अप्रोच गलत नहीं है। HCP के पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का एक मेथड ये भी हो सकता है, मतलब पहले हमने किया था कि से एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट से, नहीं अब की बार दूसरे तरीके से कर रहे हैं, इससे भी आंसर सेम ही आएगा। देखो कैसे, आगे जेड का वैल्यू, जेड कितना लेंगे, अब 2 ही लेंगे ना, क्योंकि हम 1/3 स्ट्रक्चर को यूनिट सेल मान के चल रहे हैं। वो अभी क्वेश्चन बाकी है कि जेड 6 कैसे आ गया, पर यदि 1/3 यूनिट सेल ले रहे हैं तो जेड की वैल्यू 2 लेंगे यहाँ पर। और एक लैटिस पॉइंट का वॉल्यूम 4/3 πr³ डिवाइडेड बाई, और ये देखो ए स्क्वायर सी √3/2। अब जरा ध्यान से देखना, 2 2 जा 4 4 जा 16 π/3 और फिर से ये सेम स्टेप नहीं आ गया क्या, r³/a²c, और इसकी वैल्यू आपको बताया था, अभी सॉल्व करके दिखाएंगे इसको। ये आपको पहले वाले मेथड में बताया था, इसकी वैल्यू आती है 1/16 √3/√2। कैसे आती है बाकी, अभी
इससे कैंसिल आउट हो गया, इससे कैंसिल आउट हो गया, और फाइनली देखो कितना बचा, π/3√2, और ये वैल्यू 0.74 या 74% ही आती है। और एक्चुअली इसके बाद आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते थे 74%, बिकॉज ये सेम स्टेप बन गया जो आपका इस कैलकुलेशन में था। देखो 16π/3√3 r³ से उसके बाद तो सेम आंसर लिख सकते हैं। तो एक तो तरीका ये पैकिंग फ्रैक्शन का। सेकेंड, आप इसके शॉट लेना चाहते हो तो ले लेना। पहला तरीका था ये था पैकिंग फ्रैक्शन का, 74% कैसे आया। हाँ, ये 3 क्वेश्चन के आंसर मैं आपको अभी कराता हूँ, ये कहाँ से लिख दिए थे हमने। सेकेंड मेथड ये, जेड भी 1/3 लो, वॉल्यूम भी 1/3 लो, और वॉल्यूम का तीसरा, पैकिंग फ्रैक्शन का तीसरा मेथड, या वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का ये अप्रोच कि यूनिट सेल का वॉल्यूम इतना होता है, और इसके अकॉर्डिंग पैकिंग फ्रैक्शन आप ऐसे सॉल्व करेंगे तब भी 74% ही आ रहा है। अब वो आंसर जेड वैल्यू 6 कहां से आ गया, उसको देखो आप, जेड वैल्यू 6 कहां से आ गया। तो आप इसके लिए ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, जेड का वैल्यू देखते हैं, जेड कैसे आ गया। जेड की वैल्यू कहां से हमने लिख दिया है, इसको देखते हैं। तो आप ये देखो, इस स्ट्रक्चर में टोटल 3 टाइप के पार्टिकल आपको दिखाई देंगे, 3 टाइप्स के। 3 टाइप्स इन द सेंस, एक तो पार्टिकल ये जो कॉर्नर पर है, देखो 6 कॉर्नर ऊपर 6 कॉर्नर नीचे, टोटल 12। टाइप सेकंड इसको बोल दो, जो फेस का सेंटर है, ये भी टाइप 2 है तो ये भी टाइप 2 है, और ये टाइप थर्ड के पार्टिकल है। तो इस क्रिस्टल में टोटल 3 टाइप के पार्टिकल्स हैं। तो अब जब जेड सॉल्व करोगे तो आपको माइंड में कब रखना है, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, T2 और T3। अब देखो टाइप 1 हमने बोल दिया है जो कॉर्नर वाली लोकेशन है, टाइप 2 बोल दिया हमने जो फेस सेंटर है, और टाइप 3 बोला जो बॉडी के अंदर है, बॉडी इनसाइड, बॉडी सेंटर नहीं है, बॉडी इनसाइड। तो अब ऐसे देखो आप, टाइप 1 के टोटल कितने पार्टिकल्स, ऊपर 6 कॉर्नर प्लस नीचे 6 कॉर्नर्स, दैट मींस 12, और कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/6 होगा। कैसे होगा वो अभी मैं दिखाता हूं 3D में, फिलहाल 1/6 लिख लेंगे। प्लस टाइप 2 के 2 पार्टिकल, एक ऊपर फेस सेंटर और एक नीचे फेस सेंटर, फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है, दिख जाएगा 3D में अभी। बॉडी के अंदर 3 पार्टिकल, और बॉडी के अंदर तो आपको बहुत इजी कंफर्म है, फुल कंट्रीब्यूशन होता है, तो 2 + 1 और +3, सो इस तरह से टोटल जेड 6 होता है। तो आप उस वाले टेबल को भी अपडेट कर सकते हो कि एससीसी का जेड 1 था, बीसीसी का जेड 2 होता है, एफसीसी का जेड 4 आया था, और भी किया था हमने, एक लेटेस्ट की थी डीसीसी लेक्चर 1 में, डीसीसी का जेड 8 आया था, और एक नया स्ट्रक्चर एचसीपी का जेड 6 होता है। ठीक है, बट ये तब 6 है जब आप इस पूरे को यूनिट सेल मान के चलते हैं। ठीक है, जब आप कंप्लीट को यूनिट सेल मान के चल रहे हैं तब जेड की वैल्यू 6 होती है। बट एक्चुअली में आपको पता होगा कि इसका 1/3 यूनिट सेल होता है, तो इस आंसर को फिर आप 2 मॉडिफाई कर देंगे। अब देखो यदि ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड, मींस नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट्स पर यूनिट सेल इन एचसीपी यूनिट सेल, माइंडेड राइट आंसर 2 ही होगा, बिकॉज ये रियल है कि ये 3 यूनिट सेल का कॉम्बिनेशन है। बट यदि 2 ऑप्शन में नहीं है तो फिर आपको 6 ही मार्क करना होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे आप, क्योंकि पहले ये माना जाता था कि पूरा ये 1 यूनिट सेल है, तो जेड की वैल्यू 6 लिखते थे। बट अब अपडेट हो गया है, हालांकि बुक्स में भी चेंज नहीं हुआ है, बट यदि ऑप्शन में 2 भी मिलता है तो जेड की वैल्यू आप 2 ही लगाएंगे। अब बस ये रहेगा कंट्रीब्यूशन, ये 1/6 कहां से आ गया, 1/2 कहां से आ गया, और 1 कहां से आ गया। इसके लिए देखो स्ट्रक्चर, आप इसे कॉपी करो, मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूं आपको। देखो स्ट्रक्चर ये था, आप सिंपली ऐसे देखो, ये हेक्सागन का कॉर्नर है, इस कॉर्नर पर एक तो ये यूनिट सेल है, एक इसके ऊपर भी होगा, 2 हो गया, एक इसके बराबर में भी होगा। ऐसा देखो एक स्ट्रक्चर और है मेरे पास, एक्चुअली ऐसे लेयर होता है, ऐसे ये हेक्सागन लेयर है। देखो आप ऐसे देख लो, ये जो मैंने येलो वाला सेंटर पकड़ा हुआ है, आप देखो इस पर एक हेक्सागन दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला हेक्सागन, एक ही हेक्सागन 2 और एक 3। तो ये येलो वॉल वाला देखो, फिलहाल 3 यूनिट सेल का पार्ट आपको दिख रहा होगा, 3 हेक्सागोनल यूनिट सेल का कॉमन कॉर्नर है। ऐसे देखो आप, अब ऐसे देखो, एक यूनिट सेल इसके नीचे बन जाएगी ए बी टाइप, एक इसके नीचे बन जाएगा और एक इसके नीचे। मैं ऐसे दिखाता हूं तो एक यूनिट सेल इसके ऊपर बन जाएगा, एक इसके ऊपर और एक इसके ऊपर, तो 6 यूनिट सेल का पार्ट होगा। तो आप ऐसे देखेंगे, ये जो हेक्सागन का कॉर्नर है
ये एक तो अपने यूनिट सेल का हिस्सा है, एक इसके ऊपर वाले का, दो। एक यहां पर एक और बनेगी, मैं देखो इसको हटा देता हूं यहां से, ये बन गया देखो, और एक ऐसा आएगा। तो 3 यूनिट सेल तो नीचे की साइड आती है, और ऐसे ही 3 यूनिट सेल ऊपर की साइड आएंगे। तो कन्फर्म हो गया कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/6 होता है, बिकॉज ये 6 यूनिट सेल से शेयर होता है। 1 लैटिस पॉइंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन 6 यूनिट सेल, तो एक को कितना मिलेगा 1/6। और देखो फेस पर बहुत सिंपल है, ये फेस सेंटर या तो इस यूनिट सेल का हिस्सा होगा या इससे ऊपर वाले का हिस्सा होगा, दो के बीच में आएगा, ठीक है। तो फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 होगा, क्योंकि ए बी ए, फिर से बी आएगा, फिर से ए आएगा। तो ये फेस सेंटर नीचे वाले यूनिट सेल का भी हिस्सा है और इससे ऊपर वाले का भी हिस्सा है, तो इस पर 1/2 ऐसे लिखा था। और जो बॉडी के अंदर है इसका फुल कंट्रीब्यूशन अंडरस्टूड है। ये लैटिस पॉइंट किसी और यूनिट सेल से शेयर नहीं हो रहा है, ना सराउंडिंग में, ना ऊपर, ना नीचे, तो बॉडी के अंदर 1 होगा। तो आई थिंक ये तीनों कंट्रीब्यूशन क्लियर है, और जेड की कैलकुलेशन आपको क्लियर है। बट ध्यान ये रखना, जेड का प्रीवियस जो आंसर चल रहा था वो 6 था बुक्स में, बट रिसेंटली अपडेट हो गया है, पेपर सबमिट हो चुका है, जेड की वैल्यू एक्चुअली 2 होती है। जल्दी से कॉपी करो, फिर आगे वो देखेंगे एरिया कहां से आया था। इसको मैं हटा देता हूं, जल्दी से आप इसको कॉपी करोगे। बस एक बाकी रह जाता है कि वो एरिया हमने कैसे लिखा था। इसको कॉपी कर डालो जल्दी से। ठीक है, कर लिया होगा आपने कॉपी, यस। अब देखो एक यहां पर रह गया था इस ट्राइंगल ए और बी का एरिया। तो एक तो चीज पहले आप ये देखो, ये तीनों साइड ए हैं, ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड इक्वल है, ए ए ए। तो इसको मैं अलग से दिखा देता हूं। अब ऐसे देखो, ए और बी एक्चुअली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना हुआ है, तीनों साइड इक्वल है इसकी, ए ओ बी। ये भी साइड ए है, ये भी साइड ए है, और ये भी साइड ए ही है, तीनों साइड इक्वल है, जैसा डायग्राम में आ रहा था। अब यहां से हमने एक पॉइंट आगे ज्वाइन कर दिया, मान लो एक्स है या ई मान लो इसको, ये पॉइंट ई है, एग्जैक्टली मिड पॉइंट है, तो ये भी a/2 और ये भी a/2 होगा, ठीक है। तो पहले इस a को फाइंड आउट कर लेते हैं, पाइथागोरस अप्लाई कर दो इस ट्राइंगल ए ई बी में बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या, 90 डिग्री के सामने वाली साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज या सबसे लंबी साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बीई का स्क्वायर प्लस एई का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, बीई मीन्स ए स्क्वायर बाई 4 हो गया क्योंकि वो a/2 है, और प्लस ए स्क्वायर। इसको फाइंड आउट करना है, इसको माइनस कर देंगे इधर, 4 एलसीएम लिया तो सिंपली ये 3a² बाई 4 आ गया। ये ए का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कर दो दोनों साइड का, तो ए आ जाएगा a√3/2, ये ए की वैल्यू होगी। और देखो अब एरिया का फॉर्मूला फाइंड आउट अप्लाई कर देंगे आप। इस तरह के या किसी भी ऐसे ट्राइंगल के एरिया का बेसिक फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब देखो 1/2 बेस में से BO और हाइट मीन्स AE। अब अप्लाई द वैल्यूज, 1/2, देखो BO तो कंप्लीट A है और AE यहां पर रिक्वायर्ड था तो पहले ही फाइंड आउट कर लिया था, a√3/2। सो इन दिस वे वी गेट √3a²/4। तो शायद आपको ये आंसर मिल गया होगा कि वहां पर पैकिंग फ्रैक्शन की कैलकुलेशन में जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB √3a²/4 डायरेक्ट यूज कर लिया था वो ऐसे आता है। बस एक आंसर आ जाता है कि r³/a² को 1/16 √3/√2 कैसे लिखा था। जल्दी करो उसको, इतना कॉपी करो। ठीक है, कर लिया होगा। अब फाइनली एक लास्ट स्टेप, एक लास्ट डाउट, हमने r³/a² को कैसे सॉल्व करके लिख दिया था। इसके लिए आप ट्राइंगल ऐसे देखो, फिर से
एक्चुअली जैसा फिगर में ट्राइंगल आ रहा है वो इस तरह से आ रहा है। जैसा ट्राइंगल है ये, देखो ऐसे ए ओ बी ट्राइंगल इस फॉर्म में है, ए ओ बी, और यहां पे दिखा दिया ये ई, और एक पॉइंट है ऊपर जेड, और जेड से नीचे इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे आप, ये मान लो एक्स है, और एक ऐसे ज्वाइन कर दो। तो आपको इस ट्राइंगल ए एक्स जेड में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी है। करो जरा ट्राई। ट्राइंगल ए एक्स जेड में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। और देखो बस एक पार्ट में ऑब्जर्वेशन से आपको बता रहा हूं, आप ये डायग्राम में देख लेना, जो ए है ये वाली, ये ए है इतना, ये भी ए है और ये भी ए है, ठीक है। ये भी डायग्राम में दिखा दिया था, इक्विलेटरल ट्राइंगल था, ये तीनों लेंथ, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये सभी इक्वल टू ए हैं। अब एक देखो ऑब्जर्वेशन है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये वाली डिस्टेंस, ये इस टोटल की 2/3 होती है, ये ऑब्जर्व है, 3D से ऑब्जर्व होता है, बस ये मान के चलेंगे आप 2/3 ऑफ ए ई, और ए ई हमने पहले निकाल लिया था, देखो 2/3, ए कितना आया था, a√3/2, a√3/2, 2 से 2 कट गया तो ये a/√3 आएगा। एक डिस्टेंस आपको ए एक्स से मिल गई, a/√3, ये वाली वैल्यू, दिस वन a/√3, यहां से लेके यहां तक। अच्छा देखो ध्यान से देखो, ये c/2 होगी, ये c/2 है, और ये वाली डिस्टेंस एक्चुअली a होगी। ये 3D का पार्ट है, मैं आपको दिखाता हूं कैसे, मॉडल दिखाता हूं मैं आपको। देखो, देखना जो स्ट्रक्चर था आपका, हाँ ये स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, जेड वाला पार्टिकल, देखो जेड वाला पार्टिकल एक्चुअली ये वाला रेड कलर, मैं इसको ऊपर वाले को हटा देता हूं, आप पहले नीचे से कोरिलेट करना चालू करो। मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है इसको, तो देखो ए ये वाला पॉइंट यहां पर है, ओ ये वाला पॉइंट है, ठीक है, और बी ये आगे वाला कॉर्नर है, मिस ये वाला ट्राइंगल लिया हुआ है, ए आपके साइड से, ओ और ये आगे बी। अब देखो जब रेड बॉल आएगी तो ये वाला पार्टिकल जेड है, तो ध्यान से देखो ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, ऐसे सी, स्मॉल सी सपोज क्या है, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया ना, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी c/2। तो ये बेसिक डायग्राम में आपको वहां पर नहीं दिख रहा था, बट ध्यान रखना जेड से लेके ये जो डिस्टेंस होगी ये इस टोटल का 1/2 का, बिकॉज ये हमने सी माना था। एक दिख गया। अच्छा एक देखो ये पार्टिकल, ये जेड जो पार्टिकल है ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि इससे ऊपर अलग है, बट रियली में देखो ये जेड पार्टिकल इस ए पॉइंट को तो टच कर रहा है ना, तो जैसे ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, ये डिस्टेंस स्मॉल ए है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल ए है, तो ये भी तो स्मॉल ए ही होगा, करेक्ट है। तो इस तरह से ये स्मॉल ए होगा। तो ये 3D का पार्ट है, डायग्राम से मैंने आपको कोरिलेट करा दिया, ठीक है। तो फाइनली ये बिकॉज जेड वाला पार्टिकल इसको टच कर रहा है तो ये ए है, क्योंकि ये भी आपस में टच कर रहे हैं और ये भी आपस में टच कर रहा है, तो जितना ये होगा इतना ही ये होगा। ये मिड पॉइंट था तो सी का हाफ हो गया। अब इस ट्राइंगल कौन सा, ए एक्स जेड में, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस क्या बोलता है, सबसे लंबी साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा, ठीक है। ए जेड स्क्वायर विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर, ये कितना है ए स्क्वायर, ए एक्स ये रहा, ए स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, प्लस जेड एक्स स्क्वायर c/2 का स्क्वायर c²/4 हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, यहां पर ये 3 एलसीएम लिया तो ये बचा ए स्क्वायर के साथ में 2/3, और यहां से एक रिजल्ट लिख देंगे हम, ए स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो जाएगा 3/8। तो इतना कन्फर्म है, दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो मिल जाएगा a/c इक्वल टू √3/8। और ये इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आता है, उसको ध्यान रखेंगे आप। इन HCP क्रिस्टल द रेशियो ऑफ A to C इज √3/8, इसको याद रखेंगे। फिलहाल एक रिजल्ट है, इसको आपको ड्राइव करके दिखा दिया, ठीक है, 3/8 आ गया।
अब देखो हमको एक्चुअली सॉल्व ये करना था, जो मेन टारगेट था हमारा वो था फाइनली हमको क्या सॉल्व करना है, आर क्यूब बाई ए स्क्वायर सी। तो इसको ऐसे देखो आप, 1/a²c, और r को एक्चुअली मैं लिख सकता हूं a/2 इसका होल क्यूब। रीजन देखो बहुत सिंपल है, ये पार्टिकल आपस में टचिंग है। आप ऐसे देखो, जब ये हेक्सागन ऐसे दिखाओगे नीचे वाला, देखना जो नीचे वाली लेयर है, हमने एक्चुअली इसको a बोला है, इसको o बोला है, इसको b बोला है। तो ध्यान से देखो, हमने ये इसको a सपोज किया है ना, दो लैटिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, तो ये इसकी भी रेडियस होगी, इसकी भी रेडियस होगी, तो r और r कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। तो a का आंसर क्लियर दिख रहा है 2r, तो r का आंसर कितना, a/2 हो जाएगा। सही है, ये डायग्राम से मैंने आपको ऐसे बता दिया है। तो r के प्लेस पे हम लिख सकते हैं a/2, ये इसका लॉजिक है। अब इसको देखो कितना हो गया, 1/a²c, तो 1/8, और a क्यूब को ऐसे लिख दिया, ऐसा करने से a² हट गया, तो बचा 1/8 और a/c। a/c ये रहा हमारे पास, तो 1/8 और √3/8, करेक्ट है, a/c यहां से लिख दिया है। अब देखो 1/8 √3, इसको लिख सकते हैं 4 2 8, और 4 को बाहर निकाल लेंगे हम, ऊपर √3 बचा, 4 का रूट करा तो 2 बाहर आ गया, और रूट अंदर बचा। तो देख लो ये भी कंफर्म हो गया, 1/16 √3/2। और शायद ये तो यूज किया था, आप चेक करो, r³ /a²c का आंसर हमने ये वाला यूज किया था, 1/16 √3/2। तो ऐसे आंसर आता है, जल्दी से कॉपी कर लो और देख लो कहीं पर कोई मिस्टेक तो नहीं किया। ठीक है, करेक्ट है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो फाइनली एक बार आप देख लो फिर से, ये रहा। तो अब आपको सारे आंसर मिल गए कि जेड की वैल्यू 6 कहां से लिख दिया था, ये एरिया √3a²/4 कहां से आ गया था, और ये भी r³/a²c का आंसर हमने हाउ 1/16 √3/2 लिख दिया था। तो दिस इज ऑल अबाउट पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ SCP यूनिट सेल। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। थैंक यू सो मच।